राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और साथ ही राधे जी से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अच्छे ही रहें और ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और देखते रहें कृष्णा स्टडी सेंटर के ऑल वीडियोज। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 22 फरवरी 2024 से आपका बोर्ड एग्जाम है, तो आपको बोर्ड एग्जाम देने जाने के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप ऐसे ही पढ़ते रहें और मन लगा के पढ़ें और बोर्ड परीक्षा दें और अच्छे नंबरों से पास हों, ताकि आप अपना, अपने माँ बाप का और अपने अध्यापकों का एवं अपने गांव जिला क्षेत्र का नाम रोशन करें। तो चलिए आज हम अध्ययन करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण कोशिका, उसमें हम आपको पार्ट 1 पार्ट 2 का अध्ययन करा चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हमने आपको 10 कोशिकाएं यानी कि 10 स्टेप बताए थे, जो कि 10वां हमारा लाइसोसोम था। उसके बाद में पार्ट 2 में हमने आपको 11वीं से स्टार्ट कराया था और जंतु कोशिका और पादप कोशिका तक पढ़ा दिए थे। पार्ट 2 स्टार्ट करने में हमने आपको पार्ट 1 का सब रिवाइव कराया था। पार्ट 2 का रिवाइव आप लोग खुद कर लेंगे, आप लोग पढ़ लेंगे, आप लोग बुद्धि और विवेक वाले हैं। ठीक है, आज हम अध्ययन करेंगे प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं का अंतर, यानी कि पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, उनमें अंतर क्या होता है या समानता क्या होती है, वो अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप लोग सुनते आ रहे हैं पार्ट 1 से पार्ट 2 तक, पार्ट 3 में भी, कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो कोशिका का जो भाग था, एक थी कोशिका प्रोकैरियोटिक और एक थी यूकैरियोटिक। ठीक है, अभी तक तो आप सुनते आ रहे हैं, लेकिन आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि आखिर प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या होता है। तो चलिए आज हम ये डाउट क्लियर कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक तरफ प्रोकैरियोटिक लिखा है और एक तरफ यूकैरियोटिक लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? एक तरफ प्रोकैरियोटिक कोशिका लिखा है और एक तरफ यूकैरियोटिक कोशिका लिखा है। ठीक है, आज हम अंतर पढ़ेंगे। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसे हम प्रारंभिक कोशिका भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रारंभिक कोशिका। अगर पेपर में आएगा ना कि प्रारंभिक कोशिका किसे कहते हैं, तो बच्चा मार देता फटाक से यूकैरियोटिक में, नहीं, गलत हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछे कि प्रारंभिक कोशिका किसे कहते हैं, तो आप लगाइएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो प्रारंभिक कोशिका होती है। आरंभिक कोशिका जिसे बोलते हैं, आरंभिक यानी कि जो आरंभ शुरू करती है, स्टार्ट करती है, प्रारंभिक या आरंभिक कोशिका उसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा है ये अविकसित होती है। कैसी होती है? अविकसित। ये पूर्ण विकसित नहीं होती, ये अविकसित होती है। अविकसित इसलिए होती है क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका की तुलना में इसमें वो सारे अंग नहीं पाए जाते जो यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। जो अंग यूकैरियोटिक में होते हैं वो सभी अंग इसमें यानी कि प्रोकैरियोटिक में नहीं होते, आधे ही अंग होते हैं, इसीलिए इसे अविकसित बोलते हैं। अब देखिए, जैसे हम लोग हैं, हमें अगर एक हाथ ना हो या एक पैर ना हो या नाक ना हो या कान ना हो या एक आंख ना हो, तो हमारा शरीर पूर्ण विकसित नहीं माना जाएगा। माना जाएगा पूर्ण विकसित? नहीं ना माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सारे अंग नहीं है। हम अल्पांग में गिनती आएगी। किसमें? अल्पांग। अल्पांग का मतलब क्या होता है? अल्प धन अंग, यानी कि जिसके आधे अंग हो उसे अल्पांग कहते हैं। तो जब हमारे अंदर सारे अंग नहीं होंगे तो हम अल्पांग बोले जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से, और अल्पांग, जब हमारे अंग अल्पांग होंगे मतलब आधे अंग होंगे, तो हमारा शरीर पूर्ण विकसित होगा? नहीं ना होगा, ना कहलाएगा पूर्ण विकसित, नहीं, बिल्कुल नहीं कहलाएगा। तो उसी प्रकार से ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है ये अविकसित भी होती हैं। कहने का मतलब यही है कि इसमें वो सारे अंग नहीं पाए जाते जो यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें अविकसित भी कहते हैं। अगला है केवल मुख्य अंग होते हैं। इनमें और इनमें जब तुलना करते हैं और इनके जब अंग देखते हैं तो इनमें वो सारे अंग नहीं पाए जाते जो इनमें पाए जाते हैं। इनमें कुछ कुछ मुख्य अंग ही पाए जाते हैं। ठीक है, और इनमें सारे अंग पाए जाते हैं। इनमें क्या क्या मुख्य अंग पाए जाते हैं वो अभी हम आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, दूसरा है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं नील हरित शैवाल। वो छोटे बिल्कुल छोटा होता है, आकार बहुत छोटा होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं नील हरित शैवाल जो होता है बिल्कुल छोटा होता है। क्यों? क्योंकि उसे हम नग्न आंखों से देख ही नहीं सकते। अब बात यह है कि नग्न आंखों से क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। नील हरित शैवाल जो होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, अब छोटा होने के कारण ही वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जाता है। उसका जो अध्ययन है वो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत किया जाता है, और वो इतना छोटा है कि उसे देखना असंभव है। ठीक है, अब देखते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो हम आपको पढ़ा चुके हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने? दो। एक पादप यानी कि प्लांट सेल में, और एक एनिमल यानी कि जंतु कोशिका में। पादप कोशिका, जंतु कोशिका, प्लांट सेल, एनिमल सेल। तो यूकैरियोटिक कितने भागों में बढ़ती है? दो भागों में। कौन कौन से? प्लांट सेल और
एनिमल सेल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। यूकेरियोटिक जो कोशिका होती है उसका हम अध्ययन करते हैं दो कोशिकाओं के अंदर, एक पादप कोशिका के अंदर और एक जंतु कोशिका के अंतर्गत। ठीक है, अब बताइए, पूछेगा ना क्वेश्चन में कि किस कोशिका का विभाजन बहुत जल्दी हो जाता है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लगा देते हैं यूकेरियोटिक में। नहीं बाबू, यूकेरियोटिक में कोशिका विभाजन बहुत समय से बहुत देरी तक होता है। क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा, गाल्गी बॉडी बनेगा, सेंट्रोसोम बनेगा, राइबोसोम बनेगा, लाइसोसोम बनेगा, ईआर बनेगा, ठीक है, कोशिका झिल्ली बनेगी, भित्ति बनेगी, सब वगैरह वगैरह बनेगा, तब जाके ना एक कोशिका का विभाजन होगा। इसमें ससुरा कुछ है ही नहीं, इसमें 2-4 मुख्य अंग होते हैं, फटाफट करेगा, विभाजन कर देगा, ले कोशिका सेल डिवीजन हो गया, ले जा, फटाक से कर देगा। तो इतनी बात आप समझ गए। बताइए, कोशिका विभाजन जल्दी किसका होगा? प्रोकैरियोटिक का होगा। प्रारंभिक कोशिका किसे बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक को बोलते हैं। अविकसित कोशिका किसे बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक को बोलते हैं। ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिका जो होती है उसे कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में, प्लांट सेल, एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर होता है, ये हम आपको पार्ट 2 में बता चुके हैं। ठीक है, यदि अभी तक आपने पार्ट 2 नहीं देखा है और पार्ट 1 भी नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 और 2 देखिए, वरना आपको ये पार्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें, उसके बाद में हम आगे देखते हैं। अभी हम अध्ययन कर रहे थे प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका कौन कौन सी होती है, उनमें अंतर क्या होता है, जिसमें हमने बताया था ये प्रारंभिक कोशिका होती है, ये अविकसित होती है, इसमें कुछ अंग होते हैं जैसे डीनलिस है बात। इसमें बताया था कि ये 2 प्रकार की होती है, एक पादप कोशिका, एक जंतु कोशिका। ठीक है, अब हम अध्ययन कर लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकेरियोटिक कोशिका में डिटेल से क्या क्या अंतर होता है, कौन कौन से अंग इसमें होते हैं, कौन कौन से अंग इसमें होते हैं, कौन कौन से अंग दोनों में होते हैं और कौन कौन से अंग इनमें नहीं होते हैं। तो चलिए समझिए ध्यान से। देखिए, एक तरफ लिखा है प्रोकैरियोटिक और एक तरफ लिखा है यूकेरियोटिक। ठीक है, इतनी बात समझ गए। प्रोकैरियोटिक का देखिए, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो आकार में छोटी होती है। कैसी होती है? छोटी होती है। या फिर यूं कहिए कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो यूकेरियोटिक कोशिका से आकार में छोटी होती है। कैसी होती है? छोटी। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो यूकेरियोटिक कोशिका की तुलना में आकार में छोटी होती है। इतनी बात समझ गए? ठीक है, और इधर देखिए, जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका की तुलना में बड़ी होती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो यूकेरियोटिक कोशिका की तुलना में छोटी होती है और जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका की तुलना में बड़ी होती है। ठीक है, एक नंबर समझ गए। दूसरा समझिए, इसमें देखिए क्या लिखा है कि नो एनवेलप ऑन न्यूक्लियस। ठीक है, इसका मतलब है, हम समझाते हैं। देखिए, ये हमारा न्यूक्लियस है, हमने बताया था कोशिका के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ये द्रव भरा हुआ है। ठीक है, जिसे बोलते हैं केंद्रक, हिंदी में बोलते हैं केंद्रक, और इस द्रव को बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। ठीक है, इसका मतलब है कि नो एनवेलप ऑन न्यूक्लियस, मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसका जो केंद्रक होता है उसके ऊपर ये जाली देख रहे हैं जो अभी हमने बनाई है, झिल्ली, ये नहीं होती है, मतलब एकदम छितराया हुआ रहता है, फैला हुआ। ठीक है, किसका? प्रोकैरियोटिक कोशिका का। कि नो एनवेलप ऑन न्यूक्लियस मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है उसके ऊपर कोई झिल्ली वगैरह नहीं होती, जो हमने अभी ये बना के दिखाई है, वो एकदम छितरा फैला हुआ रहता है। ठीक है, और जो यूकेरियोटिक कोशिका का जो केंद्रक होता है आप देख सकते हैं, देखो, इन्वेलप ऑन न्यूक्लियस, मतलब इसका जो केंद्रक होता है यूकेरियोटिक हम लोगों का, उसका जो केंद्रक होता है वो उसके ऊपर ये झिल्ली होती है और वो छितरा या फैला हुआ नहीं होता, एकदम बंद होता है इस तरीके से, उसमें केंद्रक द्रव्य भरा रहता है। किसमें? यूकेरियोटिक में। ठीक है, तो इसमें इन्वेलप पाया जाता है, उसमें इन्वेलप नहीं पाया जाता। इतने बात समझ गए? आगे समझिए, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो शोषण किससे करती है? वो शोषण जीव द्रव्य से करती है। अब आपके मन में डाउट होगा कि जीव द्रव्य कैसे कहते हैं, तो ये डाउट मिट भी गया होगा क्योंकि फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में हम जीव द्रव्य के बारे में बता चुके हैं। चलिए एक बार हम रिवाइव करा देते हैं कि हमने बताया था कि कोशिका के अंदर भरा हुआ द्रव्य और केंद्रक के अंदर भरा हुआ द्रव्य, यानी कि कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य, इन दोनों को मिला के बनता है जीव द्रव्य। तो ये शोषण करती है जीव द्रव्य से, यानी कि कोशिका के द्रव्य से और केंद्रक के द्रव्य से, दोनों को मिला के जीव द्रव्य से ये शोषण करती हैं। कौन? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में शोषण किससे होता है? तो जीव द्रव्य से होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से मत लगाइएगा या फिर उससे फेफड़ों से मत लगा दीजिएगा। ठीक है, किससे लगाइएगा? जीव द्रव्य से लगाइएगा। इसमें देखिए, यूकेरियोटिक जो कोशिकाएं होती है आप देख सकते हैं, इसमें जो शोषण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। हम आपको दोनों
पार्ट में बता चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हम जो सांस लेते हैं उस सांस में जो ऑक्सीजन लेते हैं उसे हीमोग्लोबिन उठा के कहाँ ले जाती है, सीधे माइटोकॉन्ड्रिया को देती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स चक्र चलाती है जिससे कि अर्थ से एटीपी बनते हैं, वो हमें ऊर्जा देते हैं। तो हम लोग श्वसन किससे करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। प्रोकैरियोटिक श्वसन किससे करती है, जीव द्रव्य से, ठीक है। तो ये जो ब्लैक कलर से जितने भी अंग लिखे हैं ये बे अंग हैं जो प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, और इस तरफ ये जो ब्लैक कलर से अंग लिखे हैं ये बे अंग हैं जो यूकेरियोटिक में पाए जाते हैं। और ये जो बीच में ब्लू कलर से जो लिखे हैं ये बे अंग हैं जो दोनों में पाए जाते हैं, और किस किस से बने होते हैं वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी ये जो अंग हैं जो ब्लैक कलर से लिखे हैं ये केवल बे अंग हैं जो केवल यूकेरियोटिक में पाए जाते हैं, उनके अलावा, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है सिलिया फ्लैजेला, हमने आपको बताया था सिलिया फ्लैजेला किसे कहते हैं। सिलिया फ्लैजेला लाइक हेयर स्ट्रक्चर, मतलब बालों की तरह एक संरचना बनी होती है जिसे कहते हैं सिलिया और फ्लैजेला। जैसे कि हम लोगों की जो त्वचा है, त्वचा ये ना हो तो हमारा कोई आकार होगा नहीं होगा। तो त्वचा से संपर्क सिलिया और फ्लैजेला से नहीं है, ये जो त्वचा के ऊपर जो रोम है, रोम इनसे है। क्योंकि सिलिया को बोल सकते हैं, उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए बता सकते हैं कि सिलिया को हम बोल सकते हैं छोटे रोम, छोटे बाल, और फ्लैजेला को बोल सकते हैं बड़े बाल। यानी कि छोटे बालों की तरह और बड़े बालों की तरह सिलिया फ्लैजेला होता है, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकेरियोटिक में भी होता है, लेकिन यूकेरियोटिक में किसमें होता है, ये केवल और केवल जंतु कोशिका में होता है, पादप कोशिका में नहीं होता है। क्या, सिलिया और फ्लैजेला, इतनी बात आप याद रखिए। सिलिया फ्लैजेला क्या करता है, शुक्राणुओं को वेजिना के अंदर जाने के लिए उन्हें मोशन यानी कि गति प्रदान करती है। समझ गए इतनी बात, चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे है डीएनए जीव द्रव्य। देखिए डीएनए इनमें भी पाया जाता है, डीएनए इनमें भी पाया जाता है। क्यों, क्योंकि बात यह है कि डीएनए, अगर बात करें कि डीएनए प्राप्त कहां से होता है, तो डीएनए के लिए जब कोशिका को जूम किया ना, जूम करने पर उसके अंदर कुछ दिखा जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस, और जब कोशिका को फाड़ के उस न्यूक्लियस को जूम किया तो उसके अंदर भी देखा कि ससुरा इसके अंदर भी कुछ है, तो उसको भी जूम किया तो उसके अंदर से निकला था क्रोमोसोम जिसे बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। ये हम आपको पार्ट 2 में पढ़ा भी चुके हैं। गुणसूत्र निकले थे, और फिर गुणसूत्र को जब खींचा किसने खींचा, वाटसन एवं क्रिक ने। गुणसूत्र को जब खींचा तो वो बन गया, उसकी एक रिंग बन गई, डबल स्टैंड रिंग उसे क्या कहा, डीएनए कहा। फिर एक जॉनसन नाम का वैज्ञानिक था, किस नाम का, जॉनसन नाम का। उसने क्या किया, उसने डीएनए को और खींचा तो वो क्या बन गई, वो बन गई जीन। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो डीएनए कहाँ प्राप्त होता है, डीएनए केवल केंद्रक में मिलता है, ठीक है। कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिल जाता है, लेकिन ज्यादातर या अक्सर डीएनए केंद्रक के अंदर ही प्राप्त होता है। तो क्या देख रहे हैं, डीएनए एवं जीव द्रव्य। देखिए डीएनए केंद्रक जब इनमें पाया जाता है, केंद्रक इनमें भी पाया जाता है, तो केंद्रक के अंदर डीएनए भी पाया जाता है, तो डीएनए इधर भी पाया जाता है और डीएनए इधर भी पाया जाता है, ठीक है। फिर रही बात जीव द्रव्य की। अब जब इनमें ये कोशिका तो होती ही होती है, केंद्रक इनके अंदर होता ही होता है, तो कोशिका जब होती है तो उसके अंदर द्रव्य भी होगा, केंद्रक जब होता है तो उसके अंदर द्रव्य भी होगा, तो कोशिका द्रव्य और प्लस केंद्रक द्रव्य, अब इन दोनों को जब मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा जीव द्रव्य। तो अगर बात करें कि जीव द्रव्य किसमें पाया जाता है, तो जीव द्रव्य भैया दोनों में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि कोशिका अंदर इनके भी है और केंद्रक द्रव्य इनके भी है, और कोशिका द्रव्य इनके भी है और केंद्रक द्रव्य इनके भी है। तो अगर बात करें जीव द्रव्य की तो इन दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा जीव द्रव्य, जो पाया जाता है दोनों के अंदर, ठीक है। अब क्या बात करेंगे, अब बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए समझिए, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो प्रोकैरियोटिक में भी होती है और यूकेरियोटिक में भी होती है। अगर आपको डाउट है तो समझिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं तो कर लेती हैं, लेकिन यूकेरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, हम लोग करेंगे, नहीं ना करेंगे। बात करेंगे जंतु करेंगे, जंतु भी नहीं करेंगे। हाँ करेगा, जो अभी हमने नाम लिया था वो व्यक्ति करेगा। कौन, पादप कोशिका जो है वो प्रकाश संश्लेषण करेगी। क्यों, क्योंकि पौधे अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं ना, वो हम आपको अलग बताएंगे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जिसे बोलते हैं, उसमें क्या होता है, पौधे प्रकाश की किरणों और पानी और गैस से अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक है। और बनाने के बाद स्वयं उसका क्या करते हैं, ग्रहण भी कर लेते हैं और संग्रह भी कर लेते हैं, रख भी लेते हैं। हम आपको लगभग पढ़ाए थे ना, उसमें बताए थे, देख लीजिए, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इनमें भी होती है और इनमें भी होती है। दूसरा है झिल्ली। अब देखिए,
कोशिका का जो अंग होता है, यानी कि जितने भी कोशिका के अंग होते हैं उनको रखने के लिए एक झिल्ली चाहिए होती है। अगर भाई झिल्ली नहीं होगी तो उन अंगों को रखेंगे कहाँ? तो कोशिका के अंगों को रखने के लिए जिस झिल्ली का प्रयोग किया जाता है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब अंग इनके पास भी, माना कि इनके पास 2 ही 3 अंग हैं, कुछ मुख्य अंग ही हैं, पर हैं तो उन अंगों के रखने के लिए इन्हें भी झिल्ली चाहिए, तो इनके पास भी वो झिल्ली होती है। अब इनके पास तो सब अंग होते ही हैं, तो इन्हें भी रखने के लिए झिल्ली चाहिए, तो इनके पास भी कोशिका झिल्ली होती है। इसीलिए ये झिल्ली जो है यही कोशिका झिल्ली होती है। ये झिल्ली इनके पास भी होती है और इनके पास भी होती है। इतनी बात समझ गए? ओके। अगला है कोशिका भित्ति, जिसे बोलते हैं सेल वॉल। अब याद रखिए, कोशिका भित्ति हमने आपको बताई थी कि केवल प्लांट सेल में पाई जाती। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? प्लांट सेल में। क्यों? क्योंकि पौधों के ऊपर जो छाल होती है, छाल जिसे हम छील देते हैं, वो होती है कोशिका भित्ति, जो उन्हें रक्षा प्रदान करती है और आकार भी प्रदान करती है। तो कोशिका भित्ति केवल किसमें पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक में भी पाई जाती है और इधर भी पाई जाती है। अब डाउट आया होगा मन में कि इधर क्या हम लोगों में कोशिका भित्ति पाई जाती है? नहीं, कोशिका भित्ति केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। तो यूकेरियोटिक में प्लांट सेल भी तो आता है, तो यूकेरियोटिक में प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगर बात करें कि प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है, हमने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में कि कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की और कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन की। आप देखिए, याद करिए, ठीक है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। तो जो इनकी जो यानी कि प्रोकैरियोटिक की जो कोशिका भित्ति होती है, आप देख सकते हैं, वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। किसकी? पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, ठीक है। और यूकेरियोटिक की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ये हम आपको अभी बता चुके हैं, ठीक है। कितनी बात समझ गए? आगे देखिए, आगे जो होता है इनमें देखिए राइबोसोम जो होता है वो इनमें भी पाया जाता है और इनमें भी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि भैया प्रोटीन इनको भी चाहिए, प्रोटीन इनको भी चाहिए। भाई प्रोटीन इनको भी चाहिए और प्रोटीन इनको भी चाहिए। और प्रोटीन बनाएगा कौन? प्रोटीन बनाएगा राइबोसोम। कौन बनाएगा? राइबोसोम। तो जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकेरियोटिक में भी पाया जाता है। लेकिन हमने आपको राइबोसोम के 2 भाग बताए थे, एक 70S एक 80S। 70S और 80S इनको पहचानने के प्रतीक हैं। लेकिन जो 70S राइबोसोम होता है, अगर उसकी डिफिनेशन देखें तो वे राइबोसोम जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है, वो 70S राइबोसोम कहलाते हैं। जस्ट अपोजिट कि वे राइबोसोम जो हमें नग्न आंखों से दिखाई दे जाते हैं या देख सकते हैं, जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग नहीं किया जाता, उन्हें 80S राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाया जाता है, जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। और यूकेरियोटिक में बात करें तो इनमें 80S राइबोसोम पाया जाता है, जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं और जिसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए? चलिए अब ये वाले अंग देख लीजिए जो ब्लैक कलर से लिखे हैं, ये वो अंग हैं जो केवल यूकेरियोटिक में ही पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। अभी आपका डाउट दूर होगा। देखिए नंबर 1 पर है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकेरियोटिक में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। अगर बात करें श्वसन की, तो हमने अभी आपको बताया था कि श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के से नहीं, श्वसन जीव द्रव्य से होता है, ठीक है। और हम में यानी कि यूकेरियोटिक में श्वसन किससे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, ठीक है। इतनी बात समझ गए? तो माइटोकॉन्ड्रिया केवल पाया जाता है यूकेरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। दूसरा है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी क्या करता है? ये परिवहन करता है। हमने बताया था हमारे शरीर में जो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है, वो ऊर्जा एक गोल्गी बॉडी नामक का व्यक्ति होता है, वो ऊर्जा का परिवहन करता है, नहीं कि उसे ढोता रहता है, इधर उधर ले जाता रहता है। जो अंग चल रहा होता है, जिसकी ऊर्जा खर्च होती है, उस अंग को ऊर्जा बचे हुए अंगों से ला कर उसे देता रहता है। कौन? गोल्गी बॉडी। इसीलिए इसे परिवहन बोलते हैं। नंबर 3 है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हिंदी में बोलते हैं तारककाय। और तारककाय क्या करता है? ये केवल कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक में ये सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, ये केवल यूकेरियोटिक में ही पाया जाता है, ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, ठीक है। अगला है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम हमने बताया था आपको, लाइसोसोम के अंदर एक जल अपघटक एंजाइम होता है जो हमारी मरी हुई कोशिकाओं को और वो जल छिड़क कर उनका पाचन करता है, इसीलिए उसे कोशिका का पाचन भी कहते हैं। और कभी कभी ये खुद की थैली भी फाड़ देता है, इसलिए इसे
आत्महत्या गृह यानी कि एटम बम भी कहते हैं। तो लाइसोसोम हमारी कोशिका का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जिसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। तो ये कुछ अंग हैं जो केवल यूकेरियोटिक में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। बाकी ये जो अंग हैं ये यूकेरियोटिक के हैं, ये अंग हैं ये प्रोकैरियोटिक के हैं। ब्लू कलर वाले सारे वो अंग हैं जो दोनों में पाए जाते हैं, और ये केवल यूकेरियोटिक में ही पाए जाते हैं। इतना आप समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट निकालें, फिर आगे समझते हैं।